कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी बेहतरीन होंगे और अपने घर पर बेहतरीन ढंग से रह रहे होंगे। आज हम आपके लिए सामान्य अध्ययन सीजीएल टीयर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 14 लेकर के आए हैं, जो कि आपके सभी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है भाई, पर्दा के साथ खुल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है। तो मेरे भाई ऑप्शन 1 है आपके पास सोना, ऑप्शन 2 है चांदी, ऑप्शन 3 है लोहा, ऑप्शन 4 है तांबा। तो इनमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो मेरे भाई इनमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बोलिए। तो मेरे भाई इनमें सही उत्तर हो जाएगा सोना। क्या हो जाएगा, सोना। चलिए अब हम जानते हैं कि सोना कैसे सबसे भारी धातु होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि किसी धातु के भारीपन को उच्च घनत्व, परमाणु भार या परमाणु संख्या के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। अब हम उन सभी सोना, चांदी, तांबा और लोहा के परमाणु भार को समझेंगे, परमाणु द्रव्यमान को समझेंगे। तो मेरे भाई सोना का परमाणु द्रव्यमान होता है 196.96654, चांदी का होता है 107.8682, तांबा का होता है 63.546, लोहा का होता है 55.8471। तो यह भाई इससे हमको पता चलता है कि सोना क्या है, सबसे भारी धातु है। यानी कि सोना का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 196.9665, यानी कि उससे जितना भी चांदी, तांबा, लोहा सब क्या है, कम भार का है कि नहीं भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आज बहुत ही बेहतरीन स्लाइड्स आपके लिए है, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्या है क्वेश्चंस हमने बनाया है और उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी किया है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, इनमें से कौन स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पॉन मैकेनिज्म अपनाता है। ऑप्शन 1 है आपके पास ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन 2 है वार्म, ऑप्शन 3 है की स्ट्रोक लॉगर, ऑप्शन 4 है लॉजिक बॉम्ब। तो मेरे भाई कौन सा इसका सही उत्तर है। तो मेरे भाई 10 सेकंड का आप टाइम लीजिए, या सोच के बताइए कौन सा इसका सही उत्तर है। आपको पूरा पूरा लाइव क्लास के जैसा ही फील आने देंगे, इसलिए आप बताइए, जल्दी से टाइम लीजिए, कौन सा इसका सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वार्म। क्या हो जाएगा मेरे भाई इसका सही उत्तर, वार्म। अब देखिए वार्म होता क्या है। तो मेरे भाई वार्म एक प्रोसेस है जो सिस्टम की निष्पादन क्षमता को प्रभावित करने के लिए स्पॉन मैकेनिज्म का प्रयोग करता है। तो ये स्पॉन मैकेनिज्म का कौन प्रयोग करता है, तो वार्म करता है। वार्म क्या है, एक प्रोसेस है। यह अपने आप का क्या करता है, स्वयं का डुप्लीकेट बनाता है। यह खुद ब खुद क्या करता है, स्वयं का डुप्लीकेट बनाता है वार्म। चलिए क्वेश्चन को हम आगे चलते हैं, बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो मेरे भाई ऑप्शन 1 है क्योंकि उस समय सूर्य केवल लाल रंग उत्सर्जित करता है, ऑप्शन 2 है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण प्रकीर्णन अधिक होता है, ऑप्शन 3 है सूर्य पर्वतों में से निकलता है, ऑप्शन 4 है लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा है। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर देखते हैं क्या होता है, जल्दी से आप 10 सेकंड का टाइम लीजिए, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल छोड़कर अन्य सभी रंग परिकर्णित हो जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। क्या जाते हैं, परिकीर्णित हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम किस पे चलते हैं, 4 पे चलते हैं। तो आप ध्यान से क्वेश्चन 4 को पढ़िए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। ऑप्शन 1 है पोषक तत्वों में ले जाना, ऑप्शन 2 है संक्रमण से संघर्ष करना, ऑप्शन 3 है ऑक्सीजन ले जाना, ऑप्शन 4 है शक्ति प्रदान करना। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। आप 10 सेकंड का लाइव की तरह सोचिए और बताइए भाई जल्दी से, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, संक्रमण से संघर्ष करना। जल्दी से आप लाइव कमेंट करते रहिए, हम आपका लाइव कमेंट लगातार देखते रहते हैं। हम आपके लाइव लगभग हम लाइव के तरह ही जुड़े हुए हैं आपसे प्रीमियर, लेकिन हम आपका सारा कमेंट देख रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है।
तो मेरे भाई रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन संक्रमण से संघर्ष करना है। अब आते हैं हम श्वेत रक्त कणिका के बारे में, यानी कि श्वेत रक्त कोशिका के बारे में बेहतरीन ढंग से जानने का प्रयास करते हैं। तो मेरे भाई ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है क्या है, श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। ये जो पिक्चर क्या दिखाई दे रही है, क्या बता रही है, श्वेत रक्त कोशिका को बता रही है। क्या बता रही है, ये सब क्या है, श्वेत रक्त कोशिका है। क्या है भाई, श्वेत रक्त कोशिका है। अब बात करते हैं श्वेत रक्त कोशिका क्या होता है। श्वेत रक्त कोशिका या श्वेताणु या ल्यूकोसाइट्स शरीर की संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे श्वेत रक्त कोशिका के बारे में। ल्यूकोसाइट्स पूरे शरीर में पाई जाती है, जिसमें रक्त और लसिका प्रणाली है शामिल है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है भाई, अस्थि मज्जा में होता है। किसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, तो WBC का, श्वेत रक्त कोशिका के निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। क्या होता है भाई, श्वेत रक्त कोशिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ये क्या होता है श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका होता है शरीर के संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली है भाई। चलिए, इसे शरीर के सिपाही के नाम से भी हम जानते हैं। श्वेत रक्त कोशिका किसके नाम से जानते हैं, शरीर के सिपाही के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ये एंटीजन और एंटीबॉडी का भी निर्माण करते हैं, जो प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेती है। श्वेत रक्त कोशिका क्या करती है, एंटीजन और एंटीबॉडी का भी क्या करती है, निर्माण करती है। WBC क्या करती है, एंटीजन और एंटीबॉडी का भी निर्माण करती है, जो हमारे शरीर के लिए क्या करती है, प्रतिरक्षा तंत्र का भाग, प्रतिरक्षा करती है, शरीर की क्या करती है, रक्षा करती है। चलिए, वह एंटीबॉडी जो श्वेत रक्त कणिका या श्वेत रक्त कोशिका द्वारा बनाई जाती है, जीवन भर क्या होती है, नष्ट नहीं होती है। श्वेत रक्त कोशिका का अपने स्तर से अधिक होने पर क्या कहलाता है, ल्यूकेमिया कहलाता है, जिसे हम ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं। श्वेत रक्त कणिका अगर हमारे शरीर में अधिक हो जाएगा तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, ब्लड कैंसर भी हो सकता है। तो भाई ध्यान से पढ़िए, इसमें बहुत सारा डिटेल्स आपको मिलेंगे। चलिए, आमतौर पर रक्त की 1 लीटर मात्रा में कितना श्वेत रक्त कणिका होते हैं, तो 4 × 10⁻109 से लेकर 1.1 × 1010 के बीच श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, जो किसी स्वस्थ वयस्क में रक्त का लगभग 1% होता है। तो आमतौर पर रक्त में 1 लीटर में कितना होता है कोशिका, 4 × 109 से लेकर 1.1 × 1010 के बीच। ठीक है भाई, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से समझे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है। तो भाई ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होंगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, आयन मंडल। ऑप्शन 3 समताप मंडल। ऑप्शन 4 मध्य मंडल। तो मेरे भाई कौन सा इसका सही उत्तर है, तो वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है। आपको लाइव के तरह ही बात करना है। आप बताइए जल्दी से कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा समताप मंडल। क्या हो जाएगा, समताप मंडल। चलिए, आज हम इसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए, वायुमंडल के कितने परतें हैं, तो मेरे भाई वायुमंडल की 5 परतें हैं। पहला परत है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा ताप मंडल, 5वां वायुमंडल। चलिए, अब आप पूछिएगा कि वायु में गैस की मात्रा कितनी कितनी है, तो मेरे भाई वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा 78.084 यानी कि 78.909% है। ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, 20.96946 यानी लगभग 21% है। और जो ये छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये जो बीच में दिखाई, जो हम रेड कर रहे हैं, इतना ही में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियॉन है, हीलियम है, CH4 है, हाइड्रोजन है, क्रिप्टन है, यानी कि इतना ही में सब कुछ है कि नहीं भाई। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है हमारे वायुमंडल में, 0.047%। नियॉन की मात्रा क्या है, 0.01818%। भाई इतना ही कम है। बाकी सब में क्या है, लगभग
कितना प्रतिशत, 21 और 78% दोनों को मिला दीजिएगा तो कितना 99% क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है हमारे वायुमंडल में। चलिए अब हम वायुमंडल के 5 परतों को जान चुके हैं, तो अब मेन परत जो हम लोग पढ़ने वाले हैं समताप मंडल, उसके बारे में भी जानते हैं। समताप मंडल, ओजोन मंडल समताप मंडल से कितना कितना विस्तृत है भाई, 38 से 50 किलोमीटर तक विस्तृत है। समताप मंडल में 60 से 70 किलोमीटर तक ओजोन गैस पाया जाता है। कितना किलोमीटर तक ओजोन गैस पाया जाता है, 60 से 70 किलोमीटर तक, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ओजोन मंडल भी कहते हैं। इस मंडल में तापमान क्या रहता है, स्थिर रहता है, और इस मंडल में यानी कि समताप मंडल में तापमान क्या रहता है, स्थिर रहता है, और इसके साथ साथ ऊंचाई के साथ भी क्या होता है, बढ़ता जाता है, कमता नहीं है। समताप मंडल बादल तथा मौसम संबंधी घटनाओं से क्या होता है, मुक्त होता है। इस मंडल के निचले भाग में जेट वायुयान उड़ान के लिए क्या कहा जाता है, इसको आदर्श माना जाता है। यानी कि समताप मंडल के जस्ट निचले भाग को क्या कहा जाता है, कि वहां पर एरोप्लेन उड़ाने के लिए क्या है, बहुत ही अच्छा माना जाता है कि नहीं भाई। यहाँ पर ओजोन गैस बहुतायत में पाई जाती है। इस ओजोन बहुल मंडल में को हम क्या कहते हैं, ओजोन मंडल भी कहते हैं। ओजोन क्या करता है कि सूर्य की ओजोन गैस सूर्य विकिरण की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है, सोख लेती है, और उसे भूतल पर नहीं पहुंचने देती है, और पृथ्वी को ठंडा रहने में मदद करती है, पृथ्वी को अधिक गर्म होने से बचाती है। तो चलिए भाई, समताप मंडल के बारे में हम जान चुके हैं बेहतरीन ढंग से। अब हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इससे बहुत सारा आपको क्वेश्चन पता चल गया होगा। तो समताप मंडल को कौन सा मंडल कहते हैं, ओजोन मंडल भी कहते हैं। इस वायुमंडल में कितने परतें हैं, तो भाई वायुमंडल में 5 परत है। कौन परत है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल, वायुमंडल। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर्दा के साथ खुलते हुए, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा। ऑप्शन 1 है आपके पास, जल्दी से आ जाओ, वही जो समुद्र तल पर होता है। ऑप्शन 2, जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम। ऑप्शन 3, जितना समुद्र तल पर होता है उससे अधिक। ऑप्शन 4, बर्फ के गलनांक के बराबर। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा। तो मेरे भाई पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वथनांक होता क्या है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव के भीतर वाष्प दाब द्रव की सतह पर आरोपित वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। यह वायु दाब के साथ परिवर्तित होता है, और वायु दाब के बढ़ने पर द्रव के क्वथन हेतु अधिक उच्च ताप पर इस द्रव के क्वथन हेतु अधिक उच्च ताप की इसमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो अब आप क्वथनांक के बारे में भी जान गए होंगे, तो आपसे कोई समस्या नहीं हो रही होगी इस जीएस सीरीज में, समझ गए भाई। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी के सत्याग्रह निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ा हुआ है। तो मेरे भाई ऑप्शन देखते हैं क्या है, ज्ञान और धर्म। ऑप्शन 2 है सच्चाई और अहिंसा। ऑप्शन 3 है सच्चाई और उदारता। ऑप्शन 4 है मातृभूमि के प्रति प्यार और औपनिवेशिक स्वामियों के प्रति घृणा। तो मेरे भाई कौन सा इसका सही उत्तर होगा, जल्दी से बताइएगा। तो जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। चलिए, गांधी जी के सत्याग्रह निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ा है। तो मेरे भाई सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सच्चाई और अहिंसा। क्या हो जाएगा, सच्चाई और अहिंसा। चलिए सत्याग्रह के बारे में हम कुछ डिटेल्स जानते हैं। चलिए, सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह, यानी कि सत्य को पकड़े रहना और इसके साथ अहिंसा मानना। तो यहाँ से आपको क्या डिटेल क्वेश्चन का मालूम चल गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि सत्य और सच्चाई और अहिंसा को ही क्या, अहिंसा क्या था, गांधी जी के सत्याग्रह से जुड़ा हुआ था, है कि नहीं। चलिए अब हम इस सत्याग्रह के बारे में और डिटेल जानते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में औपनिवेशिक सरकार द्वारा एशियाई लोगों के साथ भेदभाव को कानून पारित करे जाने के खिलाफ 1906 में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। कोई आपसे पूछ लेगा कि गांधी जी पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किए थे, तो मेरे भाई गांधी जी पहली बार अफ्रीका में 1906 ईस्वी में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। उसके बाद गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन के अंतर्गत कौन कौन से आंदोलन चलाए, तो चंपारण सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, यही सब आंदोलन उन्होंने चलाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। आप ध्यान से पढ़िएगा, सबको 1 मिनट वीडियो रोक कर सकते हैं और
बाद में आराम से पढ़ सकते हैं। सारा का सारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन आप क्या करिए, जुड़े हुए रहिए। नहीं जुड़िएगा तो कोई पीडीएफ प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन 1 गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए कुल जनसंख्या के से अनुपात। ऑप्शन 2 प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या। ऑप्शन 3 किसी शहर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। ऑप्शन 4 प्रति वर्ग किलोमीटर में प्रति किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो मेरे भाई इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। आप ध्यान से पढ़ते चलिएगा और याद भी करते चलिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? निजी संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन 2 प्रतियोगिता होना। ऑप्शन 3 सेवा प्रयोजन। ऑप्शन 4 उपभोक्ताओं को चुनाव की स्वतंत्रता। मेरे भाई इनमें से कौन सा सही उत्तर है? तो मेरे भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या नहीं है? तो देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेवा प्रयोजन। क्या हो जाएगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है सेवा प्रयोजन। चलिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता क्या है? तो मेरे भाई पूंजीवाद सामान्यतः उस आर्थिक प्रणाली या तंत्र को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है। क्या होता है? उत्पादन के साधन पर क्या होता है? निजी स्वामित्व होता है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था है। चलिए, अब यहाँ से आपको एक पहले लाइन से आपको मालूम चल गया होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है इसमें, है कि नहीं भाई? इसमें क्या होता है? उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है। इसे कभी कभी व्यक्तिगत स्वामित्व के पर्यायवाची के तौर पर भी क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरे रूप में कहा जा सकता है कि पूंजीवादी तंत्र लाभ के लिए चलाया जाता है। तो भाई लाभ के लिए जब चलाया जाता है तो सेवा कीजिएगा आप, तो नहीं कर सकते हैं। जिसे निवेश, वितरण, आय, उत्पादन मूल्य, बाजार मूल्य इत्यादि का निर्धारण मुक्त बाजार में प्रतिस्पर्धा द्वारा क्या होती है? निर्धारित होती है। तो मेरे भाई पूंजीवाद आप अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा आपको। तो भाई इससे डिटेल तरीका से समझाना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि आपको एग्जाम में क्या होना चाहिए? फायदा से अधिक फायदा होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 सुनीता विलियम्स कौन है? ऑप्शन 1 है अंतरिक्ष यात्री। ऑप्शन 2 है मिसाइल वैज्ञानिक। ऑप्शन 3 है नाभिकीय वैज्ञानिक। ऑप्शन 4 है अंतरिक्ष भौतिक विज्ञानी। तो मेरे भाई इनमें सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है अंतरिक्ष यात्री। सुनीता विलियम्स कौन है? अंतरिक्ष यात्री। आइए जानते हैं सुनीता विलियम्स जी के बारे में। तो मेरे भाई सुनीता विलियम्स ये है, कहाँ है? आ गई, ये है सुनीता विलियम्स जी। ठीक है, इनका जन्म 19 सितंबर 1965 को यूक्लिड ओहायो अमेरिका में हुआ था। ठीक है, यूक्लिड ओहायो में हुआ था। वे अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। यह भारत के गुजरात अहमदाबाद से ताल्लुक रखती है। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिन का अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। तो मेरे भाई आप सुनीता विलियम्स के बारे में भी अच्छी तरीके से जान गए हैं। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, 11 पे। सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके पास बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन 2 है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन 3 है मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन 4 है खान अब्दुल गफ्फर खान। तो मेरे भाई सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है? तो अब इसका जल्दी से उत्तर बताइएगा, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है? तो मेरे भाई सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। चलिए आज हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में भी डिटेल्स जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई रविंद्रनाथ टैगोर जी का फोटो आप देख रहे हैं, उनके सामने उनका डिटेल्स है। रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर
इनका जन्म 9 मई 1861 को हुआ, मृत्यु 9 अगस्त 1971 को हुई। ठीक है। वे विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता है। उन्हें किस नाम से जानते हैं हम? गुरुदेव के नाम से भी जानते हैं। वे बंगला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा थे। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं भाई? गुरुदेव के नाम से, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस नाम से जानते हैं? गुरुदेव के नाम से भी हम जानते हैं। वे क्या थे? वे विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता। यानी कि अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? साहित्य का नोबेल पुरस्कार। क्या हो जाएगा? साहित्य का नोबेल पुरस्कार। चलिए, एक और क्वेश्चन बनता है कि एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो मेरे भाई, एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर थे। एक और क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा कवि है, वह कौन से कवि है जिन्होंने दो देश का राष्ट्रगान बनाया? तो मेरे भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर ही एकमात्र कवि है जिसकी दो रचनाओं दो देशों की राष्ट्रगान बनी। जैसे भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सुनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचना है। यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर की ये दोनों ही रचना है। यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे कवि हैं जिनका दो रचना दो देशों का क्या बना? राष्ट्रगान बना। तो भाई, गर्व है ऐसे महापुरुषों पर। चलिए, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, बुली शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन से खेल में किया जाता है? तो बुली शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन से खेल में किया जाता है? ऑप्शन 1 है आपके पास क्रिकेट, ऑप्शन 2 है हॉकी, ऑप्शन 3 है बैडमिंटन, ऑप्शन 4 है टेनिस। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हॉकी। इसका सही उत्तर क्या हो गया मेरे भाई? हॉकी। अब आइए जानते हैं हॉकी के बारे में, हॉकी का डिटेल्स थोड़ा सा। देखिए, ये दो औरतें क्या खेल रही है? हॉकी खेल रही है। ठीक है। हॉकी एक ऐसा खेल है जिसमें दो टीमें लकड़ी या कठोर धातु या फाइबर से बनी विशेष लाठी स्टिक की सहायता से रबर या कठोर प्लास्टिक की गेंद को अपनी विरोधी टीम के नेट या गोल में डालने की कोशिश करती है। ठीक है। हॉकी का प्रारंभ कब हुआ था? हॉकी का प्रारंभ 2010 से 4000 वर्ष पूर्व मिस्र में हुआ था। यानी कि 2010 वर्ष से 4000 वर्ष पूर्व मिस्र में हुआ था। यानी कि हॉकी का प्रारंभ कब हुआ था? 4000 वर्ष पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था। यह हॉकी बहुत सारे देश में आया, लेकिन क्या किया? उचित स्थान नहीं बना पाया। लेकिन भारत में इसका आरंभ कब हुआ? तो मेरे भाई, भारत में इसका आरंभ, हॉकी का आरंभ 150 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है। अब वो आपसे पूछे है कि दुनिया में हॉकी कितने प्रकार से खेली जाती है? तो मेरे भाई, दुनिया में हॉकी 5 प्रकार से खेली जाती है। पहला प्रकार है फील्ड हॉकी, दूसरा प्रकार है बर्फ हॉकी, तीसरा प्रकार है रोलर हॉकी, चौथा प्रकार है स्लेज हॉकी, पांचवा प्रकार है गली हॉकी। तो दुनिया में हॉकी 5 प्रकार से खेली जाती है। तो बुली शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो हॉकी के खेल में किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लोहमयता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है? लोहमयता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है? ऑप्शन 1 है फिलिका धूल, ऑप्शन 2 है लौह धूल, ऑप्शन 3 है जस्ता धूल, ऑप्शन 4 है कोयला धूल। तो मेरे भाई, जल्दी से बताइए, लोहमयता एक रोग है। तो आपको ऑप्शन से ही लग गया होगा कि लौह धूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? लौह धूल। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? लौह धूल। चलिए, अब हम इसके बारे में जानते हैं। लोहमयता को बिल्डेयर्स लंग के नाम से भी जाना जाता है। लोहमयता किस नाम से जानता है? बिल्डेयर्स लंग के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रायः कार्यस्थल पर विद्यमान आयरन ऑक्साइड धूल डस्ट के प्रभाव में आने के कारण उत्पन्न फेफड़ों की जीर्ण रोगात्मक अवस्था है। यानी कि यह किसको किसको होता होगा? जो लोह फैक्ट्री में काम करते होंगे। बेल्डियर्स लंग, लोहमयता को किस नाम से जानते हैं भाई? तो बेल्डियर्स लंग के नाम से भी जानते हैं। यह कहाँ होता है? तो भाई, आयरन ऑक्साइड, यानी कि जो आयरन फैक्ट्री में जो काम करते होंगे ना, आयरन ऑक्साइड डस्ट के प्रभाव में आने के कारण हो जाता है। किसके कारण जाता है? आयरन ऑक्साइड के, आयरन धूल के प्रभाव में आने के कारण हो जाता है। चलिए, तो लोहमयता कौन सा रोग? लोहमयता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है? तो लौह धूल अंदर लेने से होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर
14 पे चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोआब का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, दोआब का मतलब क्या होता है। ऑप्शन 1 दो पर्वतों के बीच की भूमि, ऑप्शन 2 दो झीलों के बीच की भूमि, ऑप्शन 3 दो नदियों के बीच की भूमि, ऑप्शन 4 दो समुद्रों के बीच की भूमि। तो मेरे भाई जल्दी से इसका 10 सेकेंड आप टाइम लीजिए, ऑप्शन बताइए कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोआब का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए दोआब का मतलब क्या होता है। तो मेरे भाई दोआब का मतलब होगा दो नदियों के बीच की भूमि। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, दो नदियों के बीच की भूमि। तो ऑप्शन दो नदियों के बीच की भूमि। तो दोआब को हम डिटेल से जानते हैं कि दोआब है क्या क्या, दोआब है क्या, उसको हम बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करेंगे स्लाइड से भी। चलिए, दोआब दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। यह दो और आब यानी पानी शब्दों से जुड़ा हुआ है, जैसे गंगा यमुना के बीच की भूमि। तो मेरे भाई गंगा और यमुना के बीच की भूमि जो है क्या है, दोआब कहलाएगी। कैसे कहलाएगी आगे जानते हैं। दुनिया में इस प्रकार के अनेक दोआब जैसे दजला और फरात का दोआब है। बहुत सारे दुनिया में कितने हैं, बहुत सारे दोआब हैं, जैसे दजला और फरात का दोआब यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है। पर भारत में दोआब विशेष रूप से गंगा और यमुना के मध्य की भूमि को ही कहा जाता है। विशेष रूप से गंगा यमुना के मध्य की भूमि को ही क्या कहा जाता है, भारत में दोआब कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है, क्योंकि वे उत्तर प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों से लेकर इलाहाबाद तक क्या है, संगम स्थल तक फैला हुआ है। यानी कि जो यहाँ देख रहे हैं ना भाई, यहाँ देख रहे हैं शिवालिक श्रेणी से लेकर के कहाँ तक है, ये जो है क्या है, ये कौन सा नदी है, यमुना नदी है। ये कौन सा नदी है, यमुना नदी। यह संगम स्थल इलाहाबाद मिल रही है। ये क्या है, ये क्या है, गंगा नदी। ये क्या है भाई, गंगा नदी। तो ये बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा, ये जो बीच का क्षेत्र है, जो बीच का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, जो बीच का क्षेत्र दिखाई दे रहा है जिसमें हम कर्सर चला रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, दोआब कहलाएगा। यानी कि भारत में गंगा और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या कहेंगे, हम दोआब कहेंगे। किसे क्या कहेंगे भाई, दोआब कहेंगे। दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, आप बढ़िया से इसको समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, एनेस्थेटिक्स के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 है N2 का, नाइट्रोजन का, ऑप्शन 2 नाइट्रस ऑक्साइड का, ऑप्शन 3 CH4 का, ऑप्शन 4 कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मेरे भाई एनेस्थेटिक्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो हम इसके बारे में जानते हैं। तो एनेस्थेटिक्स के रूप में N2O का प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे कि नाइट्रस ऑक्साइड का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। तो मेरे भाई आइए जानते हैं इसको। तो मेरे भाई नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O एक रंगहीन एवं गंधहीन गैस है जिसका प्रयोग संवेदनहारी और पीड़ानाशक के रूप में किया जाता है। संवेदनहारी और पीड़ानाशक प्रभावों से युक्त होने के कारण इसका प्रयोग चिकित्सा सर्जरी और दंत चिकित्सा में भी किया जाता है। यानी कि एनेस्थेटिक्स में इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या है, संवेदनहारी और पीड़ानाशक दोनों है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लौंग किससे प्राप्त होता है। तो मेरे भाई लौंग किससे प्राप्त होता है, ऑप्शन 1 है जड़ से, ऑप्शन 2 है तना से, ऑप्शन 3 है पत्तियां से, ऑप्शन 4 है फूल की कली से। तो कौन सा इसका सही उत्तर होगा, तो मेरे भाई इसका सही उत्तर है फूल की कली। चलिए अब हम इसके डिटेल्स को जानेंगे। तो मेरे भाई लौंग को प्रायः मिर्टेसियाई, सिजिगियम, एरोमेटिकम प्रजाति के वृक्ष पर उगने वाली सुगंधित फूलों की कलियों से प्राप्त किया जाता है। यानी कि फूलों की कलियों से क्या किया जाता है, लौंग को प्राप्त किया जाता है। तो किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है, तो मेरे भाई मिर्टेसियाई, सिजिगियम, एरोमेटिकम प्रजाति के वृक्ष पर उगने वाली सुगंधित फूलों की कलियों से क्या किया जाता है, लौंग को प्राप्त किया जाता है। यह इन्हें फूल के खिलने से पूर्व ही क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। यानी कि लौंग के फूल को क्या होना है, पूरा खिलने नहीं दिया जाता है, उससे पहले ही क्या कर दिया जाता है, काट लिया जाता है। यानी कि लौंग के फूल को क्या नहीं किया जाता है, पूरा खिलने नहीं दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, ये आप समझ में आ गया होगा, बहुत बेहतरीन ढंग से आया होगा। चलिए लौंग किससे प्राप्त होता है, तो फूल की कली से। किस प्रकार, कौन से वृक्ष के फूल के कली से प्राप्त होता है, तो मिर्टेसियम, सिजिगियम,
एरोमेटिकम प्रजाति के वृक्ष पर उगने वाली सुगंधित फूलों की कलियों से लौंग प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं दक्षिण गंगोत्री क्या है। ऑप्शन 1 है आपके पास आंध्र प्रदेश में एक नदी घाटी। ऑप्शन 2 है अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन। ऑप्शन 3 है गंगा नदी का दूसरा स्रोत। ऑप्शन 4 है भारतीय समुद्र में स्थित द्वीप। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है? सही उत्तर है। अब आइए बताते हैं हम दक्षिण गंगोत्री क्या है। तो मेरे भाई दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन था। ये जो क्या है दक्षिण गंगोत्री है, ये क्या है जो पिक्चर में दिखाई दे रहा है दक्षिण गंगोत्री। यह दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन था। क्या था? वैज्ञानिक बेस स्टेशन था जो भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का हिस्सा था। ठीक है, यह दक्षिणी ध्रुव से 3500 किलोमीटर दूर यानी कि 1600 मील की दूरी पर स्थित है। इसका उपयोग वर्तमान में इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? वर्तमान में इसका उपयोग आपूर्ति आधार पारागमन शिविर के रूप में किया जा रहा है कि नहीं? आधार के नाम दक्षिण गंगोत्री ग्लेशियर के नाम पर रखा गया है। दक्षिण गंगोत्री किसके नाम पर रखा गया है? ग्लेशियर के नाम पर रखा गया है। आधार का नाम दक्षिण गंगोत्री किसके नाम पर? ग्लेशियर के नाम पर रखा गया है। चलिए अब हम इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल्स जानते हैं। यह 1983 से 1984 में अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय अभियान के दौरान स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1983 से 1984 में। किस लिए स्थापित किया गया था? यह पहली बार जब किसी भारतीय टीम ने वैज्ञानिक कार्यों के लिए अंटार्कटिका में सर्दी बिताई थी। यानी कि दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री वैज्ञानिक बेस था। क्या था? भारत का गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला वैज्ञानिक बेस था जो भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का क्या था? हिस्सा था। तो दक्षिण गंगोत्री के बारे में आप डिटेल जान गए होंगे। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं भाई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? ऑप्शन 1 है सूर्यास्त होते ही सूर्योदय हो जाता है। ऑप्शन 2 है जापान में दिन भर सूर्य आकाश में पूर्व दिशा में ही रहता है। ऑप्शन 3 है चूंकि जापान विश्व में ऐसा देश है जो पूरब में सबसे अंतिम छोर पर रहता है, सूर्योदय सबसे पहले होता है। ऑप्शन 3 है सूर्य की किरणें समुद्र जल से अपवर्तित होकर जापान में सूर्योदय को अत्यधिक सुंदर बना देती है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो मेरे भाई जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? तो मेरे भाई जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन इसलिए कहा जाता है क्योंकि चूंकि जापान विश्व में एक ऐसा देश है जो पूरब में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहां सूर्योदय क्या होता है? सबसे पहले होता है। तो आप भाई उम्मीद करते हैं आपको बहुत बेहतर ढंग से आ रहा होगा समझ में। आप लगातार मेरे साथ जुड़े हुए रहिए, आप क्लास को आगे बढ़ाते रहिए। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो भाई जल्दी से सोनू अगर तुम जुड़े हो तो इसका उत्तर बताना भाई। आदित्य, दीपक, मोनू और बहुत सारे भाई हैं, जल्दी से कोई भी उत्तर बताइए जल्दी से। इसका क्या होगा? जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो मेरे भाई पहला ऑप्शन है पॉल कैनिंग, दूसरा ऑप्शन है कैप्टन विलियम हॉकिंस, तीसरा ऑप्शन है विलियम एडवर्ड, चौथा ऑप्शन है रॉल्फ फिच। तो मेरे भाई इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा? कैप्टन विलियम हॉकिंस। चलिए हम जानते हैं क्या है। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन विलियम हॉकिंस थे, जो 1619 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए थे। ये जो फोटो अब दिखाई दे रहा है ना, किनका फोटो है? जहांगीर का फोटो है। ठीक है, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंग्रेज कैप्टन विलियम हॉकिंस थे। ठीक है, कौन थे? विलियम हॉकिंस। कब आए थे ये? 1609 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था? ऑप्शन 1 है गुजरात और राजस्थान। ऑप्शन 2 गुजरात और महाराष्ट्र। ऑप्शन 3 गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ऑप्शन 4 गुजरात और दमन और दीव।
गुजरात तथा दमन और दीव। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण किन राज्यों के बीच जल बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। भाई पक तो नहीं ना रहे हैं आप लोग? भाई बिल्कुल नहीं पकना, ध्यान से पढ़ते रहना साथ साथ, क्योंकि आपको बेहतरीन स्लाइड्स देने का व्यवस्था किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी ऐसा कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य को सौंप सकते हैं? ऑप्शन 1 अपने विवेक से, ऑप्शन 2 भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, ऑप्शन 3 राज्य सरकार से परामर्श करके, ठीक है, ऑप्शन 4 राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके। तो मेरे भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार के परामर्श से। अब हम जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो मेरे भाई भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं। भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है। राष्ट्रपति पद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मेरे भाई अनुच्छेद 52 में किया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल का कार्यकाल होता है। उनका वेतन कितना होता है? तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए होता है। वे संसद के लोकसभा को कभी भी क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। ठीक है। वे उन प्रधानमंत्री की नियुक्ति एवं चीफ जस्टिस की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, यूपीएससी के हेड का नियुक्ति, सेना अध्यक्ष का नियुक्ति, वे सभी कौन कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है। तो इनका नियुक्ति हो गया। इनकी योग्यता है 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए और भारत का नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो भाई राष्ट्रपति पद के बारे में भी आप थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर ली होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो मेरे भाई राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है कि कहाँ स्थित है? देखते हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो मेरे भाई राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। चलिए अब हम जानते हैं कि दिल्ली में क्या क्या प्रमुख स्थल है। तो मेरे भाई दिल्ली के 5 प्रमुख स्थल आपके सामने स्क्रीन पर लगे हुए। पहला है कुतुब मीनार, दूसरा इंडिया गेट, तीसरा जामा मस्जिद, चौथा लाल किला, पांचवा संसद भवन। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं से के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन 1 है मेरे भाई, ऑप्शन 1 है वे महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन 2 है वे बौद्ध कलाओं से सुसज्जित है। ऑप्शन 3 है वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाते हैं। ऑप्शन 4 है उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है। अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है। कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो मेरे भाई अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है। चलिए क्वेश्चन इसको हम डिटेल एक्सप्लेनेशन जानते हैं। चलिए अजंता गुफा, ये जो फोटो दिखाई दे रही होगी ये अजंता गुफा की फोटो है। अजंता गुफा है महाराष्ट्र भारत में स्थित। तकनीक महाराष्ट्र कहाँ स्थित है? भारत में। भारत की क्या है? राज्य है। 29 चट्टानों को काटकर बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं। अजंता गुफा क्या है? बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं। ये कितने चट्टानों को काटकर बनाया गया? 29 चट्टानों को काटकर बनाया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह काटकर बनाया गया बौद्ध स्मारक गुफा है। अजंता गुफा क्या है? बौद्ध स्मारक गुफा है जो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। कब की है अजंता गुफा? 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। कब की है भाई? 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी से उत्कृष्ट नमूने यहाँ पर हमको क्या मिलते हैं? पाए जाते हैं। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है अजंता की गुफा? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अजंता गुफा महाराष्ट्र के किस जिले में है, कहाँ पर है? तो भाई इसका उत्तर क्या हो जाएगा? औरंगाबाद गुफा। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि अजंता गुफा को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1983। तो यहाँ से आपको कितना क्वेश्चन बन गया? तो यहाँ से मेरे भाई आपको 3 से 4 क्वेश्चन बन चुके हैं। तो मेरे भाई देखिए प्रत्येक क्वेश्चन में आपको क्या मिल रहा है? 3 से 4 क्वेश्चन मिल रहा है। इसलिए ध्यान से वीडियो को पढ़िएगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन अगर हम करा रहे हैं तो लगभग आपका कितना क्वेश्चन हो जा रहा है?
70 तक क्वेश्चन हो ही जा रहा है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या करा 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई, आजा 24। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन 1 है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन 2 है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन 3 है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन 4 है आचार्य विनोबा भावे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो मेरे भाई आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी थे। कौन थे? दयानंद सरस्वती जी थे। इसका सही डिटेल्स हम लोग अभी जानेंगे। तो मेरे भाई ये जो है आर्य समाज का संस्थापक, आर्य समाज का क्या है, ये जो फोटो दिखाई दे रहा है क्या है? डाक टिकट है कि नहीं भाई? डाक टिकट है, भारत द्वारा जारी किया गया। अब हम जानते हैं कि आर्य समाज होता क्या है। तो मेरे भाई आर्य समाज एक हिंदूवादी समाज है जो कि भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन का प्रतीक भी इसे हम मानते हैं, जो वेदों को अचूक अधिकार में विश्वास के आधार पर मूल्यों को क्या करता है? बढ़ावा देता है। आर्य समाज क्या करता है भाई? वेदों के अचूक अधिकार के विश्वास के आधार पर मूल्यों का क्या करता है? बढ़ावा देता है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो मेरे भाई आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? महर्षि दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज के सदस्य मूर्ति पूजा को अस्वीकार करते हैं। यानी कि यहाँ से आपको कितना क्वेश्चन बन गया? तो मेरे भाई यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन बन गया है। तो मैं आपसे कोई पूछेगा कि वेदों के अचूक अधिकार में विश्वास कौन रखते थे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आर्य समाज के लोग। अब पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 10 अप्रैल 1875 को। किसने की थी? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने। यही तो क्वेश्चन है कि नहीं? अब आपसे पूछेगा कि आर्य समाज के लोग मूर्ति पूजा को स्वीकार करते थे या नहीं करते थे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं, अस्वीकार करते थे। क्या हो जाएगा? अस्वीकार करते थे। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि आर्य समाज के जो संस्थापक हैं दयानंद सरस्वती, उनका जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो मेरे भाई आपका आंसर क्या होना चाहिए? काठियावाड़ गुजरात में 1824 में हुआ था। उनकी मृत्यु कितना में हुई थी? 1883 में मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी? अजमेर में हो गई थी। तो मेरे भाई आज आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्लास। आपको अगर अच्छा लगा होगा तो क्या कीजिएगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में जीसा लेते रहिए, खूब आगे बढ़िए। जय हिंद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।